हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई का सेक्शन ई का पैराग्राफ 4 से डिस्कशन करेंगे। तो इसमें दो क्वेश्चन है 9 और 10। तो सबसे पहले ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ए ऑर्गेनिक कंपाउंड पी और पी का मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ कैन इजिली बी ऑक्सीडाइज टू ए डाई बेसिक एसिड व्हिच रिएक्ट्स विद इथिलीन ग्लाइकोल टू प्रोड्यूस ए पॉलीमर डेक्रोन। तो आपके पास पी है और पी का मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है C11H12O2 C11H12O2। और जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये डाई बेसिक एसिड बनाता है, मतलब बेंजीन से दो COOH ग्रुप अटैच रहता है और फिर दो COH ग्रुप कहाँ है ये भी पता नहीं है। और इसका जब रिएक्शन करते हैं इथिलीन ग्लाइकोल से, इथिलीन ग्लाइकोल CH2OH CH2OH इस तरह से, तो ये पॉलीमर बनाता है डेक्रोन। इसके बारे में आप पॉलीमर चैप्टर में पढ़िएगा कि टरथेलिक एसिड का रिएक्शन जब होता है इथिलीन ग्लाइकोल से तो डेक्रोन पॉलीमर बनता है। मतलब डाई बेसिक एसिड जो है वो टरथेलिक एसिड है, मतलब एक दूसरे के पारा पोजीशन पे दो COOH अटैच कर दीजिए, ये आपका टरथेलिक एसिड है। पी के ऑक्सीडेशन से टरथेलिक एसिड बनता है। अपॉन ओजोनोलिसिस पी गिव्स एन एलिफेटिक कीटोन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। और पी का जब ओजोनोलिसिस होता है तो एक एलिफेटिक कीटोन बनता है, मतलब कि इसमें एक डबल बॉन्ड है और इसके अलोंग दो अल्काइल ग्रुप अटैच होना चाहिए R और R'। तभी तो जब इधर से कोई कार्बन अटैच है तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ RC डबल बॉन्ड और R' कीटोन बनेगा। और एलिफेटिक है तो अल्कीन वाला पार्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो बेंजीन बना दीजिए और इसका ऑक्सीडेशन से COOH लगना चाहिए पारा पोजीशन पे, मतलब यहाँ भी एक कार्बन होगा, यहाँ भी एक कार्बन तो मिनिमम होगा, तो टोटल 8 कार्बन बिजी हो गया। अब देखिए 3 कार्बन एटम बचा है और अल्कीन भी चाहिए, तो यहाँ से डबल बॉन्ड भी चाहिए ही चाहिए ओजोनोलिसिस के बाद कीटोन बनाने के लिए। और इससे दो अल्काइल ग्रुप भी अटैच होना चाहिए इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, तो एक कार्बन यहाँ लग गया तो 2 ही कार्बन बचा है, मतलब कि यहाँ से 2 CH3 ग्रुप ही रह सकता है, यही एक पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ जब CH3 लग गया तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा। अब आपके पास कितना एटम बच गया, तो कार्बन पूरा खत्म हो गया, हाइड्रोजन 12 होना चाहिए। आपके पास है 1 + 3 + 3 7 + 1 2 3 4 7 + 4 तो 11 हाइड्रोजन भी बिजी है, एक हाइड्रोजन बचा है और 2 ऑक्सीजन बचा है, तो यहाँ से COOH अटैच कर दीजिए। तो ये आपका पी का स्ट्रक्चर है और कहीं पे ऑक्सीजन लगने का जरूरत है नहीं, क्योंकि बाकी सब तो अपना कार्बन 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ऑक्टेट से लेना देना नहीं है, 4 बॉन्ड बन चुका है, तो यहीं से 2 ऑक्सीजन और OH मतलब COOH, तो ये आपका पी का स्ट्रक्चर हो गया। और इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बन पे डबल बॉन्ड है या एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस तरह से टरथेलिक एसिड बना लेगा। अब बोल रहा है कि P अंडरगोज फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस टू फर्निश R भाया Q। तो P का रिएक्शन करवाते हैं तो पहले Q बनता है फिर R बन जाता है, मतलब Q के रास्ते से R बनता है। और कंपाउंड P ऑल्सो अंडरगोज अनदर सेट ऑफ रिएक्शन टू प्रोड्यूस S, तो P से S भी बनता है। तो अब आप रिएक्शन करवाइए जिससे कि कंपाउंड R और S पता चल सके क्या हो सकता है, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले P का रिएक्शन करवा रहे हैं H2PD/C, मतलब हाइड्रोजिनेशन। तो जब हाइड्रोजिनेशन होगा तो अल्कीन से अल्केन बन जाएगा, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, एक एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो यहाँ पे आपका CH2 और ये CH बना लेगा। उसके बाद SOCl2, तो SOCl2 RCOH के साथ रिएक्शन करता है तो COH से एसिड क्लोराइड COCl बनता है, तो यहाँ OH के जगह Cl लग जाएगा। SOCl2 के बाद MeMgBr, CdCl2, तो MeMgBr विग्नार्ड रिएजेंट, CH3- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये अटैक करेगा Cl- बाहर, एसिड डेरिवेटिव पे रिएक्शन करेगा SN2TH मैकेनिज्म, तो यहाँ से Cl के जगह CH3 अटैच हो जाएगा, तो आपका ये प्रोडक्ट यहाँ से COCH3 बनाएगा। उसके बाद NaBH4, तो NaBH4 रिड्यूस करेगा तो कार्बोनिल को रिड्यूस कर देगा, कीटोन है तो कीटोन को रिड्यूस करेगा 2 डिग्री अल्कोहल में, तो ये आपका C डबल बॉन्ड O से CHOH बनाएगा, तो यहाँ से CHOH और CH3 जो पहले से था वो तो रहेगा ही।
तो आपका क्यू बनेगा, ये आपका क्यू है। इसके बाद क्यू में रिएक्शन करवाते हैं पहले HCl से, तो HCl तो एसिडिक मीडियम, पहले तो ये OH जो है H प्लस एक्सेप्ट करके OH2 प्लस बनाएगा लिविंग ग्रुप, फिर Cl माइनस अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा तो यहाँ से Cl अटैच हो जाएगा, और H2O चला गया लिविंग ग्रुप तो यहाँ से आपका Cl अटैच हो जाएगा। उसके बाद Mg/Et2O, तो Mg/ ईथर है, तो आपको पता होगा कि RH मतलब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन यदि मैग्नीशियम से करवाते हैं, ईथर तो सॉल्वेंट है तो क्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है RMgX, मतलब हेलोजन और कार्बन के बीच में मैग्नीशियम आ जाता है। तो यहाँ देखिए RH हेलोजन आपका Cl है, तो मैग्नीशियम अवलिक ईथर से रिएक्शन होगा तो RMgCl बनाएगा, तो आपका ये MgCl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। उसके बाद CO2 और H3O प्लस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन CO2 उसके बाद हाइड्रोलिसिस होता है तो ये RCOOH बना लेता है। पहले ये CO2 से RCOO माइनस बनाएगा, फिर H3O प्लस एसिडिफिकेशन के बाद H प्लस एक्सेप्ट करके RCOOH, मतलब MgX MgCl के जगह COOH अटैच कर दीजिए, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। इसके बाद फर्दर रिएक्शन करवाना नहीं है, तो यहाँ से COOH ये आपका R हो जाएगा। 9th में R ही तो पूछ रहा था, द कंपाउंड R इज, तो देखिए एक दूसरे के पारा पोजिशन से, तो यहाँ ऑर्थो है यहाँ भी ऑर्थो है, तो ये दोनों तो ऐसे भी रिजेक्टेड। अब इसमें चेक कीजिए, तो बेंजीन से CH COH और एक और मिथाइल ग्रुप, तो देखिए CH इससे मिथाइल और COH ग्रुप, ठीक है। इधर नेक्स्ट कार्बन से एक CH3 एक इथाइल ग्रुप, यहाँ नेक्स्ट CH2 उसके बाद नेक्स्ट कार्बन, मतलब कार्बन के बाद कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट तो यहाँ तक सेम है दोनों में, तो चेक करने का जरूरत है नहीं। इधर बेंजीन के बाद नेक्स्ट कार्बन उसके बाद नेक्स्ट कार्बन उससे दो मिथाइल ग्रुप, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, R आपका ये होगा, ये जो है। इसके बाद द कंपाउंड S इज, तो P का रिएक्शन करवाना है और S बनाना है, तो पहले P क्या था वो आपको फिर से देख लीजिए। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था इन दोनों कार्बन के बीच में, और यहाँ पे एक COOH था इस तरह से, ये आपका P है। H2PD/C, तो ये तो फिर से यहाँ हाइड्रोजन ऐड करेगा, यहाँ से दोनों को एक एक हाइड्रोजन मिलेगा। NH3, हीट, तो इस केस में एसिड डेरिवेटिव एमाइड बनेगा, NH3 से पहले साल्ट बनाएगा अमोनियम साल्ट, फिर -H2 हो जाएगा तो C डबल बॉन्डो NH2 बना लेगा, तो यहाँ से इस तरह से C डबल बॉन्डो NH2। उसके बाद Br2/NaOH, तो Br2/NaOH होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, तो उसमें क्या होता है एमाइड में C डबल बॉन्डो को छुपा दो तो एमीन बन जाता है, RCONH2 से RNH2, तो C डबल बॉन्डो गायब, और यहाँ से आपका RNH2 C डबल बॉन्डो छिप गया। इसके बाद CHCl3, KOH, हीट, तो ये जो है रीमर टिमान फॉर्माइलेशन होता है, सॉरी फिनोल के केस में रीमर टिमान फॉर्माइलेशन होता है, एनिलीन के केस में कार्बाइल एमाइन टेस्ट, तो NH2 से N�ट्रिपल-बॉन्ड-C NC बनता है कार्बाइल एमाइन टेस्ट में, हॉल स्मेलिंग सब्सटेंस, तो आइसोसाइनाइड बनाएगा। RNH2 से RNC 1 डिग्री एमीन जो है CHCl3 प्लस KOH से जब रिएक्शन करता है तो RNC बनता है ट्रिपल-बॉन्ड-C, मतलब NH2 के जगह N�ट्रिपल-बॉन्ड-C लगा दीजिए। उसके बाद फिर से हाइड्रोजनेशन H2PDC, तो आइसोसाइनाइड रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन होता है तो NC से NHCH3 बनता है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन अटैच होगा नाइट्रोजन से और ये मिथाइल ग्रुप CH3 बना लेगा, ये आपका प्रोडक्ट S हो गया। मतलब इधर CH2 मतलब दो कार्बन के बाद जो मिथाइल ग्रुप था वो तो इधर रहेगा ही, और इधर NHCH3 होना चाहिए बेंजीन से कनेक्टेड। तो देखिए बेंजीन से NHCH3 होना चाहिए, यहाँ बेंजाइलिक कार्बन से NH2 है, नहीं होगा, ये NHCH3 है, तो इसमें तो ऑर्थो पोजीशन से कनेक्टेड है, तो ये तो रिजेक्टेड, एक दूसरे के पारा पोजीशन पे है, और यहाँ से कार्बन फिर नेक्स्ट कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप, ऑप्शन बी। तो सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन एफ इंटीजर टाइप देखेंगे, तो सेक्शन एफ आपका इंटीजर टाइप है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अमोंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस बेंजल्डिहाइड, तो आपको ये 4 रिएक्शन दिया हुआ है और बताना है कि किस केस में बेंजल्डिहाइड बनता है।
बेंजल्डिहाइड आपका होता है बेंजीन से CHO अटैच होना, ये बेंजल्डिहाइड है। तो ये क्वेश्चन देख के हमको एक पॉइंट ध्यान आया, वो बता देते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि एग्जाम में जब लास्ट में टाइम कम होता है तो इंटीजर टाइप में निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है तो हम तुक्का मार देते हैं, और तुक्का मारते टाइम एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जैसे इस केस में इंटीजर टाइप है तो 1 to 10 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप यदि एक बार क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। मान लीजिए चारों केस में बेंजल्डिहाइड बन गया तो मैक्सिमम 4 ही हो सकता है आंसर इसका। तो 1 2 3 4 इसी में से कुछ होगा, ये फिक्स है। और आप यदि क्वेश्चन भी नहीं पढ़े हैं तो आप तुक्का भी मारिएगा तो गलत हो जाएगा। अगर 4 से ज्यादा मार दिए और 4 से अंदर मारे तो प्रोबेबिलिटी है कि सही हो जाए, 25% प्रोबेबिलिटी है सही होने का। और यदि 1 to 10 तक में आप मारिएगा तो 10% प्रोबेबिलिटी बच जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आप 1 2 3 4 ही मारिए। तो इसलिए एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए इंटीजर टाइप में तुक्का मारने से पहले, ताकि आपको कुछ हिंट मिल सके, आप बेटर तुक्का मार सके। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपके पास बेंजीन है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं CO, HCl एनहाइड्रस AlCl3/COCl के प्रेजेंस में। तो ये आपको देख के ही पता लगना चाहिए कि ये गट्टरमान कोच रिएक्शन है, CO + HCl है। तो यहाँ से डायरेक्ट बेंजीन से CHO अटैच हो जाता है गट्टरमान कोच में। अगर CO के जगह HCN रहता, मतलब HCN + HCl, तब भी CHO अटैच होता, लेकिन उसका नाम अलग हो जाता, गट्टरमान रिएक्शन सिर्फ होता। और CO है मतलब गट्टरमान कोच रिएक्शन। तो यही बस डिफरेंस होता है, बनेगा बेंजल्डिहाइड ही। तो ये होगा सेकेंड। तो आपके पास CHCl2 है। तो आपको यदि रीमर टिमान फॉर्माइलेशन ध्यान हो तो उस केस में इंटरमीडिएट यही बनता है CHCl2, और यहाँ OH रहता है। उसके बाद फर्दर OH- से अटैक करता था और Cl- से बाहर, तो ये CHO में कन्वर्ट हो जाता था। तो यहाँ पे भी वही होगा, इसमें बस OH नहीं है तो OH लगा हुआ नहीं रहेगा। H2O ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करेगा, Cl- बाहर, फिर अटैक करेगा, फिर Cl- बाहर। तो यहाँ से 2 OH अटैच हो जाएगा क्लोरीन के जगह, बेंजीन। इसके बाद नेक्स्ट बेंजाइलिक कार्बन, इससे 2 Cl के जगह 2 OH अटैच होगा, और एक कार्बन से 2 OH अनस्टेबल मतलब -H2O, तो ये CH डबल बॉन्ड O बना लेगा, H2O बाहर जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो सेकेंड भी आपका आंसर होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। PHCOCl एसिड क्लोराइड है, इसका रिएक्शन H2PD BaSO4 मतलब रोजेनमंड रिडक्शन करवा रहे हैं। तो एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड में रिड्यूस होता है रोजेनमंड रिडक्शन के बाद, तो ये COCl से CHO बन जाएगा। तो ये भी आपका बेंजल्डिहाइड बन रहा है, तो थर्ड भी होगा। नेक्स्ट ईस्टर, और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं डाइबल H से। तो डाइबल H ईस्टर को रिड्यूस कर देता है और एल्डिहाइड बनाता है, ये फिर से CHO बनाएगा, तो बेंजीन और इससे CHO अटैच। तो ये भी बेंजल्डिहाइड बना रहा है, मतलब सभी केस में बेंजल्डिहाइड बन रहा है। तो कितना नंबर ऑफ रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड बनेगा, 1 2 3 4, तो 4 सभी में बन रहा है, तो टोटल 4 रिएक्शन होगा आपका आंसर। इसके बाद सेकेंड है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द अमाउंट ऑफ D इन ग्राम फॉर्म्ड फ्रॉम 10 मोल्स ऑफ एसीटोफिनोन इज। तो आपको D बताना है कितना ग्राम बनेगा अगर 10 मोल्स एसीटोफिनोन का रहेगा। तो एसीटोफिनोन आपका होता है PHC डबल बॉन्ड CH3, ये आपका एसीटोफिनोन है, और इससे D बनेगा। तो D में बताना है कितना मास होगा अगर 10 मोल लेंगे तब। तो पहले तो आप रिएक्शन करवा दीजिए। एसीटोफिनोन, इसका रिएक्शन NaOBr से करवा रहे हैं, तो ये आयोडोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन करेगा। ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म। एक्चुअली में ये जो है Br2/OH- है, OBr- जो है, तो ये ब्रोमोफॉर्म करेगा। तो CH3C डबल बॉन्ड को CHI3 मतलब CHBr3 प्लस PHCOO- बनाएगा। जिस तरह से आयोडोफॉर्म उसी तरह से ब्रोमोफॉर्म, तो PHCOO- बनेगा, PHCOO-, और H3O+, एसिडिफिकेशन के बाद ये H+ एक्सेप्ट करके PHCOOH बनाएगा। तो A आपका बेंजोइक एसिड होगा, बेंजीन, और इससे COOH अटैच है। उसके बाद अमोनिया के साथ हीट कर रहे हैं, तो पहले तो अमोनिया साल्ट बनाएगा, फिर हीट करने के बाद -H2O हो जाएगा तो एमाइड बना लेगा, तो COOH से CONH2 बनेगा। तो ये आपका B हो गया। उसके बाद B का रिएक्शन करवा रहे हैं Br2/KOH से, तो ये होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, एमाइड से एमीन बनता है, मतलब C डबल बॉन्डो को छुपा दो तो B से आपका जो C बनेगा तो C डबल बॉन्डो छुप जाएगा उसमें। तो ये आपका
बेंजीन से सी डबल बॉन्ड छुप गया तो सिर्फ NH2 बचेगा, तो ये एनिलीन बना लिया। उसके बाद Br2, एनिलीन में ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि इस केस में तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाता है, मतलब 2, 4, 6, 2 ऑर्थो और एक पारा पोजीशन से, तो डी में तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दीजिए। ये आपका NH2, यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से ब्रोमीन, और दिया हुआ भी था 3 इक्विवेलेंट। अगर 3 इक्विवेलेंट से कम रहता तो 2 ही जगह लगता, मान लीजिए 2 इक्विवेलेंट दिया रहता तो 2 ही जगह लगता, क्योंकि लगा सकते हैं 3 जगह, लेकिन उसके लिए होना भी तो चाहिए। अब कम है तो कम से ही काम चलाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका ये प्रोडक्ट बना। अब 10 मोल, तो ये दिया है कि इससे जब A बनता है तो मात्र 60% बनता है, तो 10 मोल से 60% कन्वर्ट होगा A में, तो 6 मोल ही बनेगा A का, क्योंकि 100% कन्वर्जन नहीं है। अब A से B 50% बनता है, तो 6 का 50%, 3 मोल ही B बनेगा। अब B से C फिर 50% बनता है, तो ये भी 50% है, तो 3 का 50% 1.5, तो C का 1.5 मोल होगा। और C से D 100% बनता है, मतलब जितना परसेंट C है उतना D भी बन जाएगा। 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो इसलिए 1.5 मोल आपका D का होगा। अब मोलिकुलर वेट इसका फाइंड आउट कीजिए। उसके लिए पहले मोलिकुलर फॉर्मूला पता करना पड़ेगा। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा C6। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 1, 2 + 2, तो H4, 3 ब्रोमीन है, Br3N, तो ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूला हुआ। और सभी का एटॉमिक वेट दिया हुआ है, कार्बन का 12, तो 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन 4 है, 4 × एटॉमिक वेट 1 है, 1 प्लस ब्रोमीन 3 है, तो 3 × ब्रोमीन का वेट 80 दिया हुआ है, प्लस नाइट्रोजन 1 है और वेट 14 दिया हुआ है, तो 14 × 1 14। अब ऐड कर लीजिए, तो ये होगा 72 + 4, 4 × 1 प्लस 240 प्लस 14, तो ये कितना के इक्वल आएगा, 76 + 14, 90 + 240, तो 330 ग्राम होगा। तो मोलिकुलर वेट 330 है, सॉरी मोलर वेट, मोलिकुलर वेट तो 330 AMU होगा, तो 1 मोल का वेट है 330 ग्राम, तो 1.5 का कितना होगा, 330 × 1.5, तो ये होगा 495 ग्राम, तो आंसर इसका 495 हो जाएगा। मोलिकुलर वेट भी पूछा था, डी का कितना वेट होगा ग्राम में। इसके बाद थर्ड है, स्कीम 1 and 2 डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ P to Q and R to S रिस्पेक्टिवली। स्कीम 3 डिस्क्राइब द सिंथेसिस ऑफ T from Q to S, from Q and S द टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम इन ए मॉलिक्यूल ऑफ T इज। तो आपको टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम बताना है T में कितना होगा। तो सबसे पहले एनिलीन, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं Br2 H2O, तो ब्रोमीन वाटर में यहाँ से 3 ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, दोनों ऑर्थो और एक पारा पोजीशन से, तो यहाँ से इस तरह से 3 ब्रोमीन अटैच हो गया P में। उसके बाद NaNO2/HCl, तो नाइट्रस एसिड से ये N2+, तो NH2 के जगह N2+ और Cl- डाइजोनियम साल्ट। उसके बाद CuCN/KCN, तो ये सेंडमेयर रिएक्शन होता है, तो यहाँ से N2+ जाता है और Cn अटैच हो जाता है, मतलब बेंजीन और N2+ के जगह Cn लगा दीजिए, और 3 ब्रोमीन जो पहले से था वो तो रहेगा ही। इसके बाद हाइड्रोलिसिस, तो RCN का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो RCOH बनता है, मतलब Cn से COOH बन जाएगा H3O+ हीट में। उसके बाद SOCl2, pyridine, RCOH का रिएक्शन जब SOCl2 से होता है तो RCOCl बनता है, मतलब एसिड क्लोराइड, तो ये आपका COCl बनेगा, यही आपका Q है। इसके बाद स्कीम 2 R, बेंजीन का रिएक्शन करवा रहे हैं ओलियम से। ओलियम एक्चुअली में होता है H2H2O7, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ये होता है H2SO4 + SO3, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 से सल्फोनेशन होगा, तो बेंजीन से SO3H अटैच कर दीजिए। उसके बाद NaOH, हीट और H+, तो आपको प्रिपरेशन ऑफ फिनोल पता है, फ्यूजन ऑफ NaOH विथ PHSO3H, मतलब NaOH को फ्यूज करते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड के प्रेजेंस में तो फिनोल बनता है। ये एक्चुअली में फिनोक्साइड आयन बनाता है, क्योंकि OH जो बनेगा वो एसिड है, बेस के साथ रिएक्शन कर लेगा तो H+ चला जाता है, तो फिनोक्साइड आयन, तो यहाँ से O- रहता है,
और H प्लस मतलब फर्दर एसिडिफिकेशन होता है तो ये H प्लस एक्सेप्ट करके फिनोल बनाता है, तो यहाँ से OH बनेगा। उसके बाद Br2, CH2, तो Br2 CH2 है। अगर Br2 H2O रहता तो तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन लगता, मतलब 2 ऑर्थो और पारा, लेकिन CH2 है तो इसलिए सिर्फ एक पोजीशन पे लगेगा, या तो ऑर्थो या पारा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट आपका पारा वाला होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पे दोनों के बीच में रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, तो स्टेबल प्रोडक्ट ये है तो यही मेजर होगा। अब S पता चल गया, Q भी पता चल गया। अब S का रिएक्शन करवाते हैं पहले NaOH से, उसके बाद फिर Q, NaOH और Q आपका ये है COCl Br। तो NaOH बेस, तो बेस के प्रेजेंस में ये फिर से H प्लस रिलीज कर देगा, एसिड है तो फिनोक्साइड आयन बनाएगा O माइनस। अब ये निक्लोफाइल और COCl एसिड डेरिवेटिव, तो ये अटैक करेगा निक्लोफिलिक एडिशन, इस तरह से अटैक करेगा और Cl माइनस बाहर, तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ से आप Cl हटा दीजिए और इस कार्बन से O PH Br O, उसके बाद फिर बेंजीन और इसके पारा पोजीशन से Br अटैच कर दीजिए। अब आप T में टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, 4 ब्रोमीन एटम होगा, आंसर 4 होगा। अगर यहाँ Br2 H2O दे देता तो सिर्फ यहाँ से आंसर चेंज हो जाता, तीनों जगह ब्रोमीन लगता, मतलब इन दोनों पोजीशन पे भी ब्रोमीन रहता तो 6 आंसर होता। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना होता है एग्जाम में, कितना ब्रोमीन अटैच होगा। तो आपका प्रीवियस 42 ईयर IIT JEE फिनोल एनिलीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।